चलें जी। प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर इंक्लूजन इन GL फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। कंपैरेटिव फिगर्स एंड कॉलम फॉर टोटल आर नॉट रिक्वायर्ड। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू नॉन करंट एसेट ऑफ गिन्यू कैश लिमिटेड। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है इसने, इसी में एक PS3 भी होता था। खैर, GL परचेज द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर ₹340 मिलियन। अच्छा, ईयर एंड हमारा क्या है? 30 जून 2022, जून है, ओके। GL परचेज द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर ₹340 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2021। तो ड्यूरिंग द ईयर परचेजेज इसकी हो रही हैं, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 जनवरी 21। On that date, plant had an estimated useful life and residual value of 13 years and 60 million respectively. The revalued amount and residual value were as follow. ये revalued amount है और ये इसकी scrap value उसने हमें given की है 30 जून 21 को और 30 जून 22 को। A warehouse owned by GL was given on rent on 1 January 2022. Previously the warehouse was in use of GL। पहले ये IAS 16 में था, अब कहाँ आपने ट्रांसफ़र कर दिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। The warehouse was acquired by GL on 1 July 2019 at a cost of ₹200 million and is being depreciated at 10% per annum on reducing balance method। Okay। Value of warehouse on various date are as follow। 1 जनवरी को 206 मिलियन थी, 30 जून को 214 मिलियन हो गई। रेंटल्स अर्नड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022 अमाउंटेड टू ₹10 मिलियन, आउट ऑफ विच 6 मिलियन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। ओके। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, रेवेन्यू इनकम, ओके। GL acquired a property comprising of 3 similar showrooms at a total cost of ₹900 million at 1 अक्टूबर 2021। उसने 3 शोरूम लिए हैं, टोटल कॉस्ट कितनी पे की है? 900। तो एक की कितनी होगी? 300। 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज़ एट्रीब्यूटेबल टू द वैल्यू ऑफ लैंड। इसमें से 40% किसका है? लैंड का है। 60% किसका है? बिल्डिंग का। ईच ऑफ द शोरूम can be leased out separately and has a useful life of 15 years with no residual value। दो आप क्या कर, मतलब आप इसको independently let out कर सकते हैं। GL is using one showroom for its own products while the other showrooms were held to be leased out। एक IAS 16 में जा रहा है, दो इसमें जाएंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। On 1 March, the two showrooms were given on a monthly rent of ₹4 million। Fair market value of each showroom is increasing by 3 million each month। ओके, ईयर एंड पे हम इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन है जी, कॉस्ट मॉडल इज़ यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्सेप्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर विच रीवैल्यूएशन मॉडल इज़ यूज्ड। मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसफ़र जो है वो आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में करना है ऑन एनुअल बेसिस, और फेयर वैल्यू मॉडल हम इस्तेमाल कर रहे हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ का। चलें जी, हम इसकी यहाँ वर्किंग बनाते हैं। अरे बहुत ही आसान सवाल है, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। बिकॉज इसमें रीवैल्यूएशन सिर्फ एक में, बाकी दो में तो रीवैल्यूएशन है ही नहीं। और देखते हैं हम इसको। वर्किंग नंबर 1 हम बनाते हैं, प्लांट की है ना, प्लांट। हम वही टेबल बना लेते हैं जी। हमारे पास आ जाएगी डेट, डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर्स, कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू, रीवैल्यूएशन, रिटेन्ड अर्निंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने एसेट किस दिन लिया था? 1 जनवरी 2021 को। क्या कॉस्ट थी? 340 मिलियन। ईयर एंड 30 जून 2021। डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 340 माइनस 60। अबे
30 जून को हो रहा है। पहले क्या करना है आपने, अजीब, ये वही काम किया जो आप लोगों ने कल डेप्रिसिएशन में किया था। एस्टिमेट भी अगर चेंज हो रहा हो तो पहले क्या चाहिए होता है आपको, कैरिंग वैल्यू चाहिए। कुछ भी हो आपको क्या चाहिए उस डेट की, तो वो निकालेंगे ना आप। तो क्या आई इसकी डेप्रिसिएशन, 340 माइनस 60 ईयर्स कितने हैं, 13 ईयर्स लाइफ है इसकी। मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 क्या आती है, 10.7 हम सिंगल डेसिमल मिलते हैं। बताएं जी कैरिंग वैल्यू कितनी आती है, 329.2। दिस इज़ द कैरिंग वैल्यू। 31 दिसंबर क्या हो गई है, जून को रिवैल्यूएशन हो गई है। अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन की, बिकॉज ये फेयर वैल्यू मॉडल में चल रहा है। 30 जून 21 हम यहाँ पे लेंगे फेयर वैल्यू कितनी है, 304। ओके, तो लॉस हो गया है, कितना लॉस आ रहा है, 25.2। और किसको चार्ज हो जाएगा, सारे का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। क्या हुआ है, पूछ ले, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। देखिए ना, ये वाली जो स्क्रैप वैल्यू है ये तो ईयर एंड के ऊपर जब आपने उसकी रिवैल्यूएशन की है, तो ये अगले साल के डेप्रिसिएशन में अब ये एस्टिमेट इस्तेमाल होंगे अगले साल में। आपने एक एस्टिमेट आपको चला पता, आपका जिस दिन एस्टिमेट चेंज हुआ है आपको उस दिन चाहिए कैरिंग वैल्यू। ठीक है, हम क्या करते हुए कैरिंग वैल्यू को हम नए एस्टिमेट्स पे लेके जाते हैं। हम क्या करते हैं, कैरिंग वैल्यू को नए एस्टिमेट्स पे लेके जा रहे होते हैं। आप ज़रा अगर आपके पास हैं नोट्स वगैरह, ओपन करें डेप्रिसिएशन के नोट्स। हमने चीज़ें एस्टिमेट डिस्कस किए थे, ज़रा देखें। प्रोस्पेक्टिवली चलता है तो ठीक है, देन यू आर से राइट कि हम इसको यहाँ पे 54 ही लेस करवाएंगे, बिकॉज एस्टिमेट चेंज हो गया उस दिन से हमने इसको ऑनवर्ड लेके चलना है। तो इस डेट पे एस्टिमेट चेंज हो गया है, तो कितने आते हैं डेप्रिसिएशन, कितनी आएगी, 340 माइनस 54 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 6/12 और कैरिंग वैल्यू 320। लॉस कितना हुआ, 25। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास। अब हमने बनाना है डिस्क्लोजर नोट। तो बैलेंस ऑन 1 जुलाई 2021 ओपनिंग इसकी वैल्यू कितनी बनती है, 304 ही बन रही है। फेयर वैल्यू पे हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब आ जाएगा हमारे पास अगला ईयर, डैट इज़ 30 जून 2000। हम यहाँ पे लेंगे डेप्रिसिएशन 304, एस्टिमेट फिर चेंज हो गया। ओके, 44 डिवाइड करेंगे रिमेनिंग लाइफ पे 12 क्या आती डेप्रिसिएशन, 20.8। कितनी बनती है कैरिंग वैल्यू, 283.2। अब आपके पास आ गया जी 30 जून को फेयर वैल्यू कितनी है, 315। ही है ना, कितना गेन है, रीवैल्यूएशन सरप्लस है 31.8। अच्छा, जब ये डेप्रिसिएशन की थी तो लॉस में कितनी सेविंग निकाली थी,
आप उसको डिवाइड कर देना 25 को रिमेनिंग लाइफ के ऊपर, 12.5 के ऊपर कितनी आई थी 2 रियलाइज़ किया था, और नेट लॉस कितना पड़ा था 23। अब 38.1 का सरप्लस है, तो इस पैसे तो क्या हम रिवर्स करेंगे 23, और रिमेनिंग कहाँ जाएगा आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस में, ये आ जाएगा आपका 8.8। डन हो गया। अच्छा, इसने कहीं सवाल में मेंशन किया है कि हम नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे क्रॉस वैल्यू मेथड तो मेंशन करता है वो, तो हम इसमें वही लेके चलेंगे, हम इसको नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड की तैयारी करेंगे, हम इसमें से वो रिवर्स कर देंगे ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हम क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगर कोई एडिशंस की हों वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो रीवैल्यूएशन के लिए एडजस्टमेंट्स होंगी मतलब रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन वो आ जाएगा, फिर हम यहाँ पे ले लेंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस जो भी होगा, फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र भी ले लेते हैं बिकॉज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से IAS 16 में ट्रांसफ़र भी आ रहे हैं, और फिर हम यहाँ पे ले लेंगे बैलेंस ऑन 30 जून 2022। उसके बाद आ जाएगी हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसमें हमारे पास आ जाएगा बैलेंस ऑन 1 जुलाई 2021। हम यहाँ ले लेंगे रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट, उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और मेरे पास आ जाएगा बैलेंस ऑन 30 जून 2022। ये सारा कुछ हमने क्या कर लिया लिख लिया। अब हमारे पास डेप्रिसिएशन थी फॉर द ईयर 20.18 जो हमारे पास आ रही होगी, ऐसे ही है, इसे हमने क्या करना है रिवर्स करना होगा, और मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आया था दैट इज़ 315, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 315 जो है वो हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। फिर डेप्रिसिएशन जो आएगी उसकी कितनी रिवर्सल है 20.8 की, वो हम यहाँ पे लेस करवा देंगे, और हमारा आया था 31.8 का, यही आया सारा कुछ। इसी को आपने उठा के क्या करना है, आपने इसको यहाँ पर प्लेस कर देना है। डन हो गया। अब हम आते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। तो लास्ट ईयर रिवैल्यूएशन हुई थी तो हमारा ओपनिंग बैलेंस तो था ही नहीं, इस साल के डेप्रिसिएशन आई थी 20.8 की, इसी को हमने क्या कर दिया रिवर्स कर दिया, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस भी कितना है कोई है ही नहीं, तो मैं अपने एसेट को 315 के ऊपर ही क्या करके बैठा हुआ हूँ रिकॉर्ड करके बैठा हुआ हूँ। क्लियर है ये थी जी हमारी रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट जो हमने यहाँ पर करनी थी। डन। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। अ वेयर हाउस owned by GL was given on rent on 1 जनवरी 2022। एक वेयर हाउस था और वो क्या कर दिया आपने किराए पे दे दिया है 1 जनवरी 2022 को। प्रीवियसली द वेयर हाउस वॉज इन यूज़ ऑफ GL, माजी में हमें GL के इस्तेमाल में था। वेयर हाउस वॉज एक्वायर्ड बाई GL on 1 July 2019 at a cost of rupees 200 million and is being depreciated at 10% on reducing balance method। इसकी फेयर वैल्यू हमें गिवन है ट्रांसफ़र के वक्त भी और जिस दिन हमारा ईयर एंड के ऊपर भी उसने हमें गिवन की है और उसने रेंटल्स भी गिवन की है। तो अब हमें वेयर हाउस की निकालनी है कैरिंग वैल्यू, उसकी बेसिस पे हमने ट्रांसफ़र वगैरह जो है वो रिकॉर्ड करना है। तो आ जाते हैं इसकी वर्किंग 2 बना लेते हैं, वेयर हाउस की सेपरेटली वर्किंग बना लेते हैं। वर्किंग नंबर 2 कितने का लिया था हमने वेयर हाउस? ये है जी, किस दिन लिया था वेयर हाउस बताइएगा ज़रा। 1 जुलाई 2019। कितनी कॉस्ट थी? 200। शुक्रिया भाई, शुक्रिया मिलियंस का। ओके, आपने मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा कर दिया। अच्छा, रेट क्या डेप्रिसिएशन का? और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है
तो 30 जून 2020 पे हमने निकालनी है डेप्रिसिएशन रेट कितना है 10%, कितनी आ जाएगी 20, ये बन जाएगी 180। पहला साल हो गया। ट्रांसफ़र कब किया है नज़र नहीं आ रहा मुझे, 1 जनवरी 2022। इसका मतलब अगले साल भी हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। कितनी बनती है 18, बताएं 162। 6 माह हम क्या करेंगे, मज़ीद डेप्रिशिएट करेंगे। 31 दिसंबर 2021 तक हम इसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे 10% और उसका लेंगे 6/12, कितना आता है 8.1। तो ये आ जाएगी जी कैरिंग वैल्यू कितनी बनती है 153.9 कैरिंग वैल्यू है जिस दिन आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। डन। हम देखते हैं जिस दिन हमने ट्रांसफ़र किया उस दिन फेयर वैल्यू कितनी थी, ज़रा बताएं। गिवन है टेबल में 206। आप 153.9 से 206 पे आएंगे तो फेयर वैल्यू गेन कितना आएगा 52.1। ये आपका क्या होगा, फेयर वैल्यू गेन है, इसे हमने एडजस्ट करना होगा। क्लियर। और ईयर एंड का गेन भी जो है वो हम क्या करेंगे, इसी तरह से रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब जहाँ चली गई है ये, अभी चली गई है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरफ। डन हो गया। तो हम देखते हैं इसकी ओपनिंग जो है थी वैल्यू वो कितनी थी, हमने वे लिया हुआ था ये 200 का, एडिशन कोई है नहीं। ओके, हमने क्या कर दिया, इसको ट्रांसफ़र कर दिया है और ट्रांसफ़र की वजह से हमारा लॉस वगैरह कितना आया है भाई। ओके, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी बनती है, बिकॉज मुझे की कैरिंग वैल्यू, इसको जमा करें, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी बनती है 20 + 18 + 8 46. ये है टोटल डेप्रिसिएशन। तो 200 में से 46.1 लेस करें तब आती है मेरे पास कैरिंग वैल्यू 132.9। ऐसे ही तो 20 जमा 18 कितना बनता है 38। इस साल की जो ओपनिंग डेप्रिसिएशन थी एक्यूमुलेटेड वो कितनी थी 38 थी। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हमने कितनी निकाली है 8.1 निकाली है और हमने इसको रिवर्स कर दिया, बिकॉज रिवर्स किया है तो हमारी ख़त्म हो गई डेप्रिसिएशन। कितनी बनी थी 46.1 हमने यहाँ पे लेस की है, 46.1 हमने यहाँ पे भी क्या की है लेस की है। जब हमने ये लेस करवा दी है, अब इसका मतलब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पे लिख दी है 153.9 पे लिख दी है। किस पे लिख दी है 153.9 के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड कर दी है। डन हो गया। अब जब हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किस वैल्यू पे ट्रांसफ़र किया है हमने 206 की वैल्यू पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसफ़र किस पे हुई है 206 के ऊपर। अब यहाँ बैलेंस तो कुछ भी नहीं है, तो इसको एडजस्ट करें। ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में गेन आ रहा है, कितना होगा 52 ये आपका जो फेयर वैल्यू गेन आपने वर्किंग में निकाला है वो इस तरह से नोट में आप क्या कर रहे होंगे, रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। इसको ज़रा देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। तीसरा, अच्छा वो उसका जो आया ना वो रेंटल्स, वो तो हम डिस्क्लोज़ करेंगे कि हमें फॉर द ईयर रेंटल्स जो है इतने रिसीव हुए हैं। इसको देख लें, ये आप इसको एक दफ़ा रीड कर लें एडजस्टमेंट नंबर 2 को, फिर हम क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 नोट में इसकी प्लेसमेंट सारा कुछ देख लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे किसी किस्म की। फिर मैं आगे चलता हूँ, आखिरी देखते हैं, डैट इज़ शोरूम। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि इसने शोरूम लिए हैं 3 900 के 1 अक्टूबर 2021 को।
40% कॉस्ट जो है वो लैंड की है, 60% किसकी है, बिल्डिंग की है। और एक शोरूम आप बेच सकते हैं, लाइफ कितने 15 साल होगी। उसने एक शोरूम खुद के लिए रख लिया है और 2 शोरूम उसने क्या रख दिए हैं, IES 40 का पार्ट बना दिए हैं। तो बात करते हैं जो एक शोरूम उसने खुद रखा है उसको देख लेते हैं जी। 900 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, क्या जवाब आएगा, 300। ये है एक शोरूम जो इसके पास आ रहा है। और जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में शोरूम जा रहे हैं IES 40 में, वो कितने के हैं, 600 के हैं। इस 300 में से उसने क्या कहा, 60% किसके लिए है, बिल्डिंग के लिए, 40% लैंड के लिए। आप यहाँ पे ले लें 40% लैंड की वैल्यू कितनी आती है, 1, और ये कितनी हो जाएगी, बिल्डिंग की 180। डन हो गया। अब लैंड डेप्रिशिएट नहीं होना, बिल्डिंग क्या होनी है, डेप्रिसिएशन होनी है। तो 180 की बिल्डिंग आपने ली है, टोटल लाइफ कितनी है, 15 साल। स्क्रैप वैल्यू कोई है नहीं, अक्टूबर में लिया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने आएंगे, 9/12 करें, डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 9 जो है वो इसकी डेप्रिसिएशन आ रही होगी। अब देखिए हम आते हैं शोरूम लैंड के ऊपर। ओपनिंग बैलेंस कोई भी नहीं है, रीवैल्यूएशन वगैरह बिल्डिंग में सॉरी आ रहा हूँ नहीं है, रीवैल्यूएशन कोई नहीं है, सरप्लस नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं है। हम बैलेंस की बात करते हैं जो क्लोजिंग उसने हमें गिवन की है। लैंड का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारे पास कितना आएगा, 120 आएगा। और लैंड हमने कितने का लिखा है, 120 का ही लिखा है। डन हो गया। और इसके डेप्रिसिएशन वगैरह भी कोई नहीं है। बिल्डिंग हमने कितने की लिखी है, बिल्डिंग हमने लिखी है 180 की, कोई एडजस्टमेंट नहीं रही वैल्यूएशन वगैरह की। ये हमारे पास आ गया 180, कोई ऑपरेटिंग डेप्रिसिएशन नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी आई है, 9 आई है। और यही 9 मेरी क्या बन जाएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन रही होगी। डन हो गया। अब जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो इसमें हम शो नहीं कर रहे होंगे, वो हम उसका अलग जो नोट है उसमें बनाएंगे और वहाँ पे शो कर रहे होंगे कि मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी थी और क्या क्या उसकी वैल्यूज़ थी। अब ये टेबल बना लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने नीचे तमाम डिटेल्स जो है वो गिवन करनी है, क्या है और क्या नहीं है। मतलब आप बता देंगे कि आपकी पॉलिसीज़ जो है वो क्या इस्तेमाल हो रही है प्लांट पे, वेयर हाउस के ऊपर, शोरूम के ऊपर और बिल्डिंग के ऊपर। मतलब इसी का क्या करेंगे, आप लिख देंगे कि ये आपके पास प्लांट है, आपके पास वेयर हाउस है, आपके पास लैंड है और आपके पास शोरूम की बिल्डिंग है। पहले हम देखते हैं हमारी पॉलिसी क्या है, पहले हम देखते हैं हमारा मॉडल क्या है। जो लिख दें, ये आपका है प्लांट रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर, वेयर हाउस आपका कॉस्ट मॉडल के ऊपर है, लैंड भी आपका कॉस्ट मॉडल के ऊपर है और बिल्डिंग भी किसके ऊपर है, कॉस्ट मॉडल के ऊपर। फिर हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, लाइफ की या रेट की। प्लांट की रिमेनिंग लाइफ कितनी थी हमारे पास, 12.5 ईयर्स। मेथड लिखने से पहले हम लिखते हैं मेथड क्या है इसका, डेप्रिसिएशन मेथड। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड है। वेयर हाउस का क्या था, ख़त्म हो गया वेयर हाउस, तो हमारा वही ख़त्म हो गया वेयर हाउस ना, वेयर हाउस तो मैंने ट्रांसफ़र कर दी है, वेयर हाउस हमारा ख़त्म हो गया है। लैंड होना नहीं है और बिल्डिंग भी मेरे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। फिर हम आते हैं डेप्रिसिएशन रेट जो इस्तेमाल हुए हैं फॉर द ईयर। प्लांट की लाइफ जो है वो 12.5 ईयर्स थी। वेयर हाउस को जब हम डेप्रिशिएट कर रहे थे क्या रेट था, 10% किसका रेट था, लिखना चाहिए कि वेयर हाउस मेरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे था, ताकि पता हो कि भाई ये डेप्रिसिएशन आपने इस रेट से निकाली थी। ये होना नहीं है और इसकी लाइफ कितनी है आपके पास, 15 ईयर्स है, वो लिख देंगे। डन। अब उसके बाद ज़रा बताएं, अगर ये कभी भी प्लांट रीवैल्यू ना हुआ होता तो अंडर कॉस्ट मॉडल इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी आती थी, निकाल के बताएं जल्दी से। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे इफेक्टिव डेट ऑफ रीवैल्यूएशन कितनी थी आपकी, डेट ऑफ रीवैल्यूएशन 30 जून 2022 है। आपकी लास्ट रीवैल्यूएशन कब हुई थी, 30 जून 2022 को ही हुई थी। और किसने की थी,
इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को इन्वॉल्व तो उसका नाम पे सवाल में नहीं गिवन, वरना हम लिखेंगे जी लास्ट रीवैल्यूएशन पर परफॉर्म बाय दिस पर्सन बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यू, प्रॉपर लाइन एक लिखेंगे। अब कॉस्ट मॉडल के तहत बताएं इससे कैरिंग वैल्यू कितनी आनी थी, मल्टीप्लाई करें 2.5 से, क्या जवाब आता है? इसका एस्टिमेट चेंज हो रहा है ड्यू टू रीवैल्यूएशन, तो वो तो बीच में नहीं आएगा ना। हम देख रहे हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होनी चाहिए थी, तो इसमें एस्टिमेट का इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये जो 54 है 44 हुआ, डैट इज़ ड्यू टू रीवैल्यूएशन। अगर हम रीवैल्यू करते ही ना तो ये चेंज नहीं होना था। ज़रा बताएं 340 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 2.5 53.85 340 माइनस 53.85 जैसे कैरिंग वैल्यू बननी थी। अगर कभी भी रीवैल्यू ना हुआ होता तो यार डैट डेज की कॉस्ट कैरिंग वैल्यू ये बननी थी, ये हमने लिख के बतानी होती है। फिर लाजमी आएगा, क्योंकि एस्टिमेट इज समथिंग एल्स एंड रीवैल्यू समथिंग एल्स। ठीक है, उसके बाद आप एक चीज़ जो हम नोट में भूल जाते हैं, डैट इज़ मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये आपने लाजमी लिखनी होती है, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। ब्रॉड डाउन है नहीं था, सरप्लस फॉर द ईयर आपने निकाला, कितना आया है 8.8, क्योंकि ईयर एंड के ऊपर आया है, यही क्या बनेगा आपका क्लोजिंग बैलेंस भी बन रहा होगा 8.8। इसमें ऐसा सच अभी कोई मूवमेंट नहीं है, बिकॉज ये हमने कब कैलकुलेट किया है, ईयर एंड के ऊपर जो है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, डैट्स वाई वो नहीं आएगा। डन। तब हमारे पास रह गया आखिरी नोट, वो किसका है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। सेम ही बनता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं आपने करनी होती। ये आ जाए आपके पास नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आप देख लें आपके पास चीज़ें हैं कौन कौन सी, वेयर हाउस है और शोरूम है। आप यहाँ पर लिख लेंगे जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वेयर हाउस आ जाएगा और शोरूम। अब बैलेंस लिख लेते हैं हम हमारे पास ऑन 1 जुलाई 2021। ना तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में वेयर हाउस था, ना मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में शोरूम था। वेयर हाउस ट्रांसफ़र कब हुआ था हमारा, 1 जनवरी 2022 को, ऐसे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे ट्रांसफ़र, किस वैल्यू पे हुआ था, 20, अच्छा ओके 206 के ऊपर। फिर हम यहाँ पे ले लेंगे बैलेंस ऑन 30 जून 2022, वैल्यू क्या है 214। यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, बिकॉज मॉडल कौन सा है, फेयर वैल्यू। कितना गेन है 206 से 214 पे, 8 का गेन हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम ले लेंगे एडिशन। हमने वेयर हाउस कब लिया था, ये प्रॉपर्टी वेयर हाउस की, डैट वॉज पर बॉट ऑन, जो हमने ख़रीदा था 1 अक्टूबर को। ठीक है, कितने का लिया था, 600 का। कितने का लिया था हमने, 600 का। चूँकि फेयर वैल्यू मॉडल है, इसमें कोई डेप्रिसिएशन वगैरह तो होनी नहीं है। उसने क्या कहा है, अगर आप ध्यान से देखें, उसने कहा है कि हर शोरूम की जो वैल्यू है वो 3 मिलियन से इंक्रीज़ हो रही है। तो 3 × 2, 2 शोरूम्स हैं, कितने महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने। तो 3 × 2 × 9 कितना बनता है, 54। तो 54 से इसकी फेयर वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसकी क्लोजिंग वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 654, ये हम लिख रहे होंगे। और साथ नीचे हम ये लाइन लिख देंगे कि रेंटल्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर कितने थे, 10 मिलियन। जिससे 6 मिलियन रिसीव हो गए, लेकिन बाकी 4 मिलियन जो हैं वो रिसीवेबल हैं, लेकिन हमारा रेंट टोटल कितना आया, 10 मिलियन ही आया, वो हम यहाँ पर लिख देंगे, नंबर 1। और फेयर वैल्यू की अगर यहाँ लिखा होता कि फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज़ परफॉर्म बाय दिस, तो हम वो लिख रहे होते कि इन लोगों ने फेयर वैल्यू की वैल्यूएशन जो है करके दी है, चाहे वो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर है या नहीं है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, अपना ये डिस्क्लोजर नोट जो है वो इसका बना के दे रहे होते हैं।
तो जब डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट होती है तो यही सारा कुछ हमने लिखा है। आपने बताना होता है कौन सा मॉडल इस्तेमाल किया, नीचे आप लाइन लिख के बताएंगे कि फेयर वैल्यू मॉडल इस्तेमाल किया है या आपने कॉस्ट मॉडल जो है वो इस्तेमाल किया है। फिर अगर फेयर वैल्यू चूँकि इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ने कैलकुलेट करके दी होती है आप वो लिख देते हैं। फिर कितनी वैल्यूएशन जो है वो आपने खुद कैलकुलेट की है, कितनी वैल्यूएशन उसकी फेयर वैल्यू की इंडिपेंडेंट वैल्यू से आई है वो लिखते हैं। फिर कितनी अमाउंट ऑफ रेंट जो है आपको उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से अर्न हुई है वो बताते हैं कि इतना रेंट जो है मुझे फॉर द ईयर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिसीव हुआ है। और उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अगर कोई एक्सपेंसेस वगैरह किए हों आपने इनकर, तो वो भी बताते हैं कि ये एक्सपेंसेस मेरे इनकर हुए हैं। उसके अलावा अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगी हुई हैं उसकी इनकम पे या डिस्पोजल पे वो बताएंगे, या कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसकी एक्विजिशन से, उसकी मेंटेनेंस की या उसकी इन्हेंसमेंट की, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया हुआ है मेंटेनेंस का हो गया या किसी भी किस्म का, वो भी क्या करेंगे आप बता रहे होंगे। और जब आप डिस्क्लोजर नोट बनाएंगे तो क्या कुछ लिखेंगे, आपकी ओपनिंग वैल्यूज़ क्या थी वो जो वहाँ बोर्ड पे लिखी हुई है, एडिशंस कितनी हुई हैं मतलब एक्वायर कितना किया है वो, डिस्पोज कितना किया है वो लिखेंगे। फिर वैल्यूएशन गेन कितना हुआ है, इंक्रीज़ जो होगी या डिक्रीज़ होगी वो यहाँ शो करेंगे, ट्रांसफ़र शो करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगी, क्लोजिंग वैल्यू जो है वो आ रही होगी। और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कॉस्ट मॉडल पर रिकॉर्ड की हुई है और फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं की, तो आप बताएंगे कि फेयर वैल्यू क्यों रिकॉर्ड नहीं की गई। या कोई अगर आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जो आपने कॉस्ट मॉडल्स पर रिकॉर्ड की हुई है, देन यू विल टेल दैट कि ये मैंने इसलिए कॉस्ट मॉडल पर रिकॉर्ड की हुई है, अगर इनको फेयर वैल्यू मॉडल में रिकॉर्ड करता तो इनकी फेयर वैल्यू ये बननी थी। ये आप डिस्क्लोजर जो है वो साथ गिवन कर रहे होंगे। तो टेबल बनाना है जिस तरह ये बनेगा, एडिशन ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिलीशन ट्रांसफ़र और जो गेन्स होंगे वो टेबल, और साथ जो उसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की आपको बताई होंगी पॉलिसीज़ उनको आपने इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट लिख देना है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर कंप्लीट हो जाता है। तो इसकी जो डिस्क्लोजर में सबसे आसान चीज़ क्या है, एक्सप्लेनेशन, वो हमेशा सवाल में गिवन होगी कि जी वैल्यूएशन इज़ परफॉर्म बाय दिस, या इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्यों नहीं की गई वो बताएगा, वो आप टेक्स्ट में लिखेंगे। साथ आप टेबल बनाएंगे एडिशन का, डिलीशन का, इंक्रीज़ का, डिक्रीज़ का, तो आपका क्या हो जाएगा, फेयर वैल्यू आ जाएगा। डन।